इग्नोर करने जैसा ज़ाहिर करने पर तुम्हें बुरा तो लगता होगा। हाँ, बहुत बुरा लगता था, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता था, इसलिए मैं बर्दाश्त कर लेती थी। कभी कभार क्यों होता था? क्योंकि वो हेडगेवार मार्ग वाली कोठी पर कभी कभी तो आती थी। वहाँ के अलावा कहीं मेरा इससे आमना सामना होना तो इत्तेफाक जैसा था। ओह, दसानी पर हावी तो नहीं थी ये औरत? हावी? वो कैसे होते हैं? भाई, कोई तू डोर मैं पतंग, तू दिया मैं बाती, तू फूल मैं खुशबू जैसे ताल्लुकात तो नहीं थे इन दोनों के बीच? शायद हूँ। दरअसल मैंने तो इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं बात को और तरीके से कहता हूँ। क्या ये औरत यानी कि नताशा और दसानी यानी कि तुम्हारे एम्प्लॉयर के इतने करीब थी कि उसके तमाम राज, तमाम इन एंड आउट जानने की पोजीशन में थी? क्यों पूछते हो? ये औरत आजकल जिन लोगों की संगत में है उन्हें जयपुरिया दसानी जुगलबंदी के मुखालिफ ही कहा जा सकता है, इसलिए। ओह। वो कुछ क्षण खामोश रही और फिर बोली, हाँ ऐसा हो सकता है। ये औरत मेरे बॉस की लंका का विभीषण हो सकती है। वेरी वेल सेड। ताल्लुकात ख़त्म कैसे हुए? अलहदगी क्यों कर हुई? मालूम नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस औरत को ही मिस्टर दासानी से कोई रंजिश हो गई थी। इस ख्याल की वजह? एक दो बार मैंने दोनों में तकरार होती सुनी थी, जिसमें शिकवे शिकायत का बाजार मैंने नताशा की तरफ से ही गर्म पाया था। आई सी। अब ये नताशा दसानी के टच में नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, और अगर है तो मुझे खबर नहीं है। अब उस आदमी पर आओ जिसके साथ ये बैठी है। मैं उसे नहीं पहचानती। जैसे नताशा को देखा वैसे कभी अपने एम्प्लॉयर की सोबत में से को देखा ना? कौन है ये? इसका नाम हरमेश पीपट है। पीपट? वो आदमी जिसका भी तुमने जिक्र किया था, जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, जो क्या तुम्हारा घर, क्या तुम्हारा ऑफिस, कहीं तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ता? वही। इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ हूँ तो ये भी मेरे पीछे ही यहाँ है। उससे क्या मालूम कि तुम यहाँ आने वाले हो? मालूम तो नहीं हो सकता था, लेकिन तुम्हें वहम हो रहा है। ज़रूर इसकी भी यहाँ मौजूदगी में इत्तेफाक हो। उसने अपना कोई आदमी मेरी निगरानी पर लगाया हो सकता है। मुझे सावधान रहना चाहिए था। मिस्टर कोहली, इस भरे पूरे रेस्टोरेंट में ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ वो तो है, लेकिन इसकी मनहूस सूरत यहाँ दिखाई देने से मुझे लग रहा है जैसे कोई अपशगुन हो गया हो। खामखा बेचारे को बदनाम कर रहे हो। उसने तो हमारी दिशा में झांका तक नहीं। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, लेकिन? क्या लेकिन? कोई और झांक रहा है। कौन? जो अभी यहाँ पहुँचा है, वो दरवाजे की तरफ देखो। मैंने गर्दन घुमाकर अब्बा के प्रवेश द्वार पर नज़र दौड़ाई। वहाँ गुड़िया सी सजी धजी लैला खड़ी थी। उसके साथ जो युवक था वो भी सूट बूट में उसी की तरह सजा धजा था। वो लड़की तुम्ही को देख रही है, जैसे उसे तुम्हारे मेरे साथ बैठे होने पर ऐतराज़ हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन होती है ऐतराज़ करने वाली? लगता है जानते हो तुम उसे भी। हाँ, क्लाइंट है। लड़की? उसका बाप बादशाह अब्दुल रहीम अल रशीदी। इसका नाम लैला अल रशीदी है। सुंदर है, इधर ही आ रही है। वो करीब पहुंची तो मैं उठकर खड़ा हो गया। अभिवादनों का और परिचयों का आदान प्रदान हुआ। युवक का नाम लैला ने बोनो बताया। लैला उस पर यूं हावी होती मालूम होती थी जैसे वो उसका पालतू कुत्ता हो। मेरे निमंत्रण पर वो वहीं हमारी टेबल पर बैठ गए। ये बात वैशाली को साफ साफ नापसंद आई, लेकिन मुंह से वो कुछ नहीं बोली। मैंने ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। तो ये हैं बादशाह के फ्रेंड के साहबजादे। बोनो इनका प्यार का नाम होगा। इनका नाम ही बोनो है। गोवानी है ना ये? क्या हसीन गोवानी है। एंड टाइटैनिक के हीरो जैसे लगते हैं। बोनो सक पकाया। गोवा पर विदेशी असर जग विदित है। आखिर को कभी ये पुर्तगाल का हिस्सा भी तो था। यू आर राइट। जनाब, आपका नाम शाहरुख खान होता तो कैसा रहता? अच्छा रहता। नाम में क्या रखा है? तभी वेटर डिंग सर्व कर गया। सबने चीयर्स बोला। मैं घर जाना चाहती हूँ, वैशाली मेरे कान में बोली। ये अभी टल जाएंगे। मैं भी उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, मैं फिर भी घर जाना चाहती हूँ। क्यों? मेरा मन नहीं लग रहा। एकाएक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। अरे अभी अच्छा लगने लगेगा। ये अभी चले जाएंगे। फिर भी थोड़ी देर रुको प्लीज़। लेकिन
अच्छा, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा? उसकी ज़रूरत नहीं, मैं जैसी आई थी वैसी चली जाऊँगी। अरे मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ है। लेकिन भाई ये क्या खुसर पुसर हो रही है? तत्काल हम दोनों सीधे होकर बैठे। हाँ कुछ नहीं, यूं ही ज़रा, ऐसे कोई यूं ही ज़रा इधर भी तो पेश करो। मैं हंसा और खामखा हंसा। तभी मुझे बैंड स्टैंड के करीब थॉमस दिखाई दिया। मैंने उसे निगाहें मिलाई तो उसने इशारे से मुझे अपने करीब मिलाया बुलाया। एक्सक्यूज़ मी। मैं बोला और उठकर उसके करीब पहुंचा। उसने मुझे एक लिफाफा सौंपा और बोला, अभी कोई देकर गया है आपके लिए। कौन? किसी मैगज़ीन के दफ्तर से था कोई। ओह थैंक यू थैंक यू। मैं उससे अलग हुआ और टॉयलेट में पहुंचा। वहाँ मैंने लिफाफे का फिर से मुआयना किया जिस पर मेरा और अब्बा का नाम लिखा था। इतना तो लिफाफे के आकार से ही जाहिर था कि उसमें मैगज़ीन का पूरा अंक नहीं हो सकता था। मैंने उसे खोला तो भीतर से मैगज़ीन के आमने सामने छपे 2 पृष्ठ बरामद हुए। उन दोनों पृष्ठों पर कई कतारों से एक ही आकार की 75 रंगीन तस्वीरें छपी हुई थीं। तस्वीर की हर लड़की खूबसूरत थी, जवान थी, फैशनेबल थी। हर तस्वीर के नीचे एक नाम और पता दर्ज था। मैंने बड़ी बारीकी से बारी बारी उन तस्वीरों पर निगाह दौड़ानी शुरू की। दूसरे पृष्ठ की चौथी कतार में बाएं से तीसरी तस्वीर पर मेरी निगाह अटकी। गुड। मैंने दूसरे पृष्ठ को तय करके अपनी जेब में रख लिया और पहले पृष्ठ को और लिफाफे को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर मैं वापस लौटा। कहाँ चले गए वो? लैला कहाँ चले गए थे आप? लैला शिकायत भरे स्वर में बोली। जवाब में मैंने अपनी कंकी उंगली उठाई। हो, वो बोली। तभी बैंड डांस म्यूज़िक फिर बजने लगा। आई लव डांसिंग, लैला अर्थपूर्ण स्वर में बोली। गुड, मैं बोला, जबकि बोनो को ऐसा कोई शौक नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। उसने मेज़ के नीचे से मुझे अपनी सैंडल की ठोकर मारी। मैंने पीड़ा से बिलबिला कर उसकी तरफ देखा। दांत बीची निगाहों से उसने डांस फ्लोर की तरफ इशारा किया। तत्काल मैं उठकर खड़ा हुआ और लैला के पहलू में पहुंचकर बोला, मे आई हैव दिस डांस मैडम? उसने मुस्कुरा कर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उठ खड़ी हुई। मैं उसे डांस फ्लोर पर ले गया। हम डांस करने लगे। जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि उसका डांस भी उसके अभिसार जैसा ही था। जैसे उसके जिस्म की बोटी बोटी होटल के बेडरूम में पलंग पर फड़की थी, वैसे ही अब डांस करते वक्त फड़क रही थी। वो नक से शिक तक यूं मेरे से लिपट कर डांस कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि डांस फ्लोर को बस मेरे 2 पाँव ही छू रहे थे। वो तो पूरी की पूरी मेरे जिस्म पर सवार थी। पता नहीं क्या कमाल जानती थी कि वो पूरी ढकी हुई थी, फिर भी मुझे लग रहा था जैसे कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वो लता की तरह मुझसे लिपटी हुई थी। कैसा लग रहा है? वो मेरे कान में बोली। वैसा ही जैसा बहुत ज़्यादा मीठा खा लेने के बाद लगता है। कैसा? कड़वा। क्या? हाँ कुछ नहीं, मजाक कर रहे थे। फिर ठीक है। तब एकाएक लैला के कंधे पर से मेरी निगाह पीपट की दिशा पर उठी। प्रत्यक्षतः अब वो मेरी अब्बा में मौजूदगी से बेखबर नहीं था। वो अपलक मेरी तरफ देख रहा था। मेरी उससे निगाह मिली तो मैंने पाया कि उसकी आंखों में ईर्ष्या और नफरत की ज्वाला धधक रही थी। बढ़िया बढ़िया। लिहाजा जो बात उसकी ज़बानी मुझे मालूम नहीं हो सकी थी, उसकी खामोशी ने मुझे बता दी थी। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा यूं पहलू बदला कि उसे दिखाई दे जाता कि लैला मेरे साथ नाच नहीं रही थी, कुछ और ही कर रही थी। पीपट के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वो जबरन मुझे लैला से अलग कर देने का तमन्नाई हो, लेकिन असल में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अंगारों पर लौटता अपने स्थान पर बैठा रहा। हाँ, इट योर हार्ट आउट, मैं संतोषपूर्ण स्वर में होठों में बुदबुदाया। यू सन ऑफ बिच। क्या? लैला मेरे कान की लौ चुभलाती हुई बोली। कुछ नहीं, अभी तो तुम कुछ बुदबुदा रहे थे। कह रहा था मज़ा आ गया, जन्नत का नज़ारा हो गया। अभी कहाँ हुआ है, अभी तो होगा। तभी बैंड बजना बंद हो गया। वो यूं मेरे से अलग हुई जैसे बहुत मुश्किल काम हो, जैसे फेविकॉल न उधर रहा हो। हमने रस्मी तालियां बजाई और अपने टेबल पर लौटे। तमाम रास्ते पीपट की निगाह मैंने अपने साथ चलती महसूस की। मैंने बोनो और वैशाली को यूं घुट घुट कर बातें करता पाया जैसे वो बरसों से एक दूसरे से वाकिफ थे। हाँ, मुझे सख्त हैरानी हुई। अब भी जो लड़की वहाँ के माहौल से बेजार होकर दिखा के हटी थी, अब नहीं लगता था उसे वहाँ से जाने की कोई जल्दी थी। किसी ने ठीक ही कहा था, लाइफ मेक्स स्ट्रेंज बैड फॉलोज। मैंने नोट किया वैशाली बोनो से बतियाना बंद करके अब अपलक मुझे देख रही थी। क्या है?
मैं नर्वस भाव से बोला। उसने हाथ के इशारे से मुझे करीब सरकने को कहा। मैंने आदेश का पालन किया। कान पर लिपस्टिक लगी है। वैशाली मेरी और झुककर फुसफुसाई। क्या? लिपस्टिक लिपस्टिक बाएं कान की लौ पर, खूब सारी। ओह! तत्काल मैंने जेब से रुमाल निकाल कर बाएं कान पर फेरा और रुमाल का मुआयना किया। छक सफ़ेद रुमाल पर मुझे होठों के आकार का लिपस्टिक का दाग दिखाई दिया। खिसियाया सा मैं वैशाली को देखकर हंसा और फिर रुमाल मैंने वापस कोट की जेब में डाल दिया। वो तमाम नज़ारा लैला ने भी नोट किया। वो कुटिल भाव से मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। फिर उसने अपना हैंड बैग खोला, उसमें से एक छोटा सा शीशा और लिपस्टिक की ट्यूब निकाली और फिर बड़ी तन्मयता से अपने होठों पर उस लिपस्टिक की नई परत चढ़ाने लगी। आखिरकार उसने शीशा और लिपस्टिक वापस अपने हैंड बैग के हवाले किया। कहीं और चलते हैं, फिर वो एकाएक बोली। हालांकि उसने ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया था, लेकिन उसकी उस बात से मुझे लगा कि उसे पीपट की वहाँ मौजूदगी का एहसास हो चुका था। कहाँ? कहीं भी, यहाँ से निकलने के बाद सोचेंगे। मैंने वैशाली की तरफ देखा। उसने अपनी नन्ही सी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और फिर सहमति में गर्दन हिला दी। ठीक है, मैं बोला। आई विल पे द बिल। तब लैला बोली, नो बिल माई डियर। मैं बड़ी शान से बोला, हेयर एवरीथिंग इज़ ऑन द हाउस। कमाल है, आओ। हम चारों वहाँ से उठकर चल दिए। वहाँ से बाहर कदम मैंने सबसे आखिर में रखा। तब बाहर निकलने से पहले मैंने घूमकर पीछे देखा तो पाया कि पीपट वाला टेबल खाली था। मैंने हॉल में दाएं बाएं निगाह दौड़ाई तो मुझे वहाँ भी कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे वो बात चिंताजनक लगी। क्यों वो हमारे से पहले वहाँ से बाहर निकल गया? हजार वजह हो सकती थी, लेकिन मुझे एक ही वजह साल रही थी। उसे लगा था कि हम उठ के जा रहे थे, इसलिए वो पहले उठ गया था। बाहर पहुंचकर मैंने जानबूझकर अपनी कार का रुख ना किया। कार की वहाँ मौजूदगी से समझा जाता कि मैं अभी भी आसपास ही कहीं था। हम एक टैक्सी पर सवार हुए, लैला, वैशाली और मैं पीछे और लैला का जमूरा आगे ड्राइवर के साथ। कहाँ चलें? मैंने पूछा। हयात, करीब भी तो है, लैला उत्साह से बोली। टैक्सी वहाँ से रवाना हुई। लैला जानबूझकर टैक्सी में मेरे और वैशाली के बीच में बैठी थी। टैक्सी ने रफ्तार पकड़नी शुरू करी। टैक्सी की रफ्तार के साथ ही लैला की भी उलझुल हरकतें शुरू हो गईं। मैंने चोर निगाहों से वैशाली की तरफ देखा तो पाया कि वो खिड़की से बाहर देख रही थी, यानी कि बड़े यत्न से जता रही थी कि वो कुछ नहीं देख रही थी। रह रह कर मेरी निगाह पीछे सड़क पर उठ जाती थी। कई वाहन हमारे पीछे थे। कहना मुहाल था कि कौन सा सिर्फ पीछे था और कौन सा खास पीछे लगा हुआ था। टैक्सी सड़क पर दौड़ती रही। नताशा को जानती हो? एकाएक मैं बोला। वो सकपकाई। उसका हाथ सकपकाया। कौन नताशा? फिर वो बोली, यानी कि नहीं जानती। जानती होती तो ये ना पूछा होता कि कौन नताशा। उसके माथे पर बल पड़े, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोली। हाँ, शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड जानता हो। ये बॉय है। उसने मेरी बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। फ्रेंड है, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं है। शायद जानता हो। ये कैसे जानेगा? ये तो इस शहर में अजनबी है। मैंने ये कब कहा कि नताशा दिल्ली में पाई जाती है? नहीं कहा। नहीं कहा। और फिर वाकिफ का तो साउथ पोल पर मिल जाता है। पड़ोसी जो पड़ोस में मुश्किल से कभी दिखाई देता है, विलायत में मिल जाता है। अरे ये क्या बदमज़ा किस्सा ले बैठे। गोली मारो नताशा को। मार दी। टैक्सी में खामोशी छा गई तो मैंने फिर पीछे निगाहें दौड़ाई। मेरी निगाह अपने पीछे आती एक काली सुमो पर टिकी। मैंने नोट किया कि उस वक्त हम रिंग रोड पर नारोजी नगर के करीब थे। सुमो ज़्यादा देर हमारे पीछे ना रही। वो टैक्सी से आगे निकलने का उपक्रम करने लगी। मैंने चैन की सांस ली, यानी कि वो हमारे पीछे नहीं थी। चैन की सांस पूरी तरह से मेरे हलक से अभी निकली भी नहीं थी कि एकाएक सुमो ने बाएं को झोल खाया। हमारे ड्राइवर ने तत्काल टैक्सी को बाएं ना काटा होता तो निश्चय ही दोनों कारें भिड़ गई होती। ओए तेरी बहन दी ओए! टैक्सी को काबू करने की कोशिश करता ड्राइवर चिल्लाया। भारी गाड़ी सुमो तब भी उसे दबा रही थी। नतीजन टैक्सी सड़क से नीचे उतर गई और डगमगाती हुई भुरभुरी जमीन पर जाकर रुकी। सुमो भी रुकी। उसके चारों दरवाजे एक साथ खुले और 4 आदमी बाहर निकले।
अगले ही क्षण टैक्सी की 4 खिड़कियों से 4 रिवॉल्वर्स भीतर झांक रही थी। खबरदार, कोई गुर्राया। खबरदार होने के अलावा उस घड़ी हम कर ही क्या सकते थे। क्या चाहते हो? मैं हिम्मत करके बोला। बाहर निकल। तू भी, जवाब मिला। दूसरा निर्देश वैशाली के लिए था। और कोई बाहर ना निकले। रिंग रोड पर हैवी ट्रैफिक था। टाइम भी अभी मुश्किल से 9 बजे का हुआ था। फिर भी सरे रहा इतनी बड़ी वारदात हो रही थी। जल्दी, दोबारा ना कहना पड़े। मैं और वैशाली टैक्सी से बाहर निकले। कौन हो तुम लोग? हिम्मत करके लैला बोली। लूटना चाहते हो हमें? मैं वैसे ही सब हवाले कर देता हूँ, बोनो बोला। ये लो पर्स, ये लो घड़ी। शट अप। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल गया है। फिर 2 जने मुझे और वैशाली को सुमो की तरफ धकेलने लगे। कोहली, लैला आतंकित भाव से बोली। डोंट यू वरी हनी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बोला। लेकिन भीतर कोई फिर गुर्राया। मुझे और वैशाली को जबरन सुमो में धकेल दिया गया। तत्काल सब जने सुमो में सवार हुए और वो वहाँ से दौड़ चली। रास्ते में मेरी बगल में बैठे बंदे ने मेरा जिस्म टटोला तो उसे मेरी रिवॉल्वर की खबर लग गई, जो कि उसने अपने काबू में कर ली। आगे विनय मार्ग का क्रॉसिंग था, जहाँ से सुमो ने यू टर्न लिया और रिंग रोड पर वापस उधर दौड़ चली जिधर से कि वो आई थी। पिछली सीट पर क्योंकि 4 जने थे, इसलिए हम बहुत खिंच-पिच पर बैठे हुए थे। एक जना आगे या पीछे बैठ जाओ यार, मैं बोला। चुप, मेरी बाईं ओर वाला मुझे कोहनी मारता हुआ बोला। तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो? चुप रहो, इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। मुंह में जूता ठूस दूंगा। तत्काल मैं चुप हुआ। सुमो आश्रम चौक से आगे निकली और पूर्ववत रिंग रोड पर दौड़ती रही। फिर सराय काले खां गया, नेशनल हाईवे नंबर 24 का चौराया गया, ITO का फ्लाईओवर गया, कश्मीरी गेट का बस अड्डा गया और फिर आगे सुमो ने आउटर रिंग रोड पकड़ी। कहाँ जा रहे थे वो लोग? कहीं मुझे बुराड़ी तो नहीं ले जाया जा रहा था, जहाँ कि मुझे बताने के लिए मजबूर किया जाता कि शाफ्ट मैंने कहाँ छुपाया था। मजनू का टीला के करीब सुमो मेन रोड से उतरकर एक कच्चे मैदान में उतर गई। उसमें आगे कंटीली झाड़ी की बाउंड्री थी, जिसमें लकड़ी का झूलता सा फाटक था जो कि बंद था। फाटक से पार उससे कोई 500 गज पर पेड़ों से घिरा एक बंगला दिखाई दे रहा था। ज़रूर वही उन बदमाशों का गंतव्य स्थान था। कार फाटक के सामने रुकी। एक आदमी ने कार से निकलकर फाटक को खोला और उसके पहलू में खड़ा हो गया, ताकि सुमो के गुजर जाने के बाद वो उसे पूर्ववत बंद करके सुमो में बैठ पाता। सुमो फाटक पार करके रुकी। बाहर खड़े आदमी ने फाटक बंद करने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि एकाएक एक कड़कती आवाज़ स्तब्ध वातावरण में गूंजी। खबरदार, कोई ना हिले, तुम लोग घिरे हुए हो। वो आवाज़ मैंने साफ पहचानी। पांडे की मौत के बाद से कितनी ही बार तो मैं वो आवाज़ सुन चुका था। वो नोरा की आवाज़ थी। हथियार गाड़ी के सामने फेंको। 4 रिवॉल्वर, जिनमें से एक मेरी भी थी, सुमो के सामने ज़मीन पर जा गिरी। बाहर निकलो। सुमो में मौजूद बाकी के 3 बदमाश बाहर निकले। पता नहीं मैं और वैशाली उस हुक्म में शामिल थे या नहीं। बहरहाल हम भीतर ही बैठे रहे। फिर चारों आदमियों पर पीछे से हमला हुआ। वो अचेत होकर गिरे तो उन्हें घसीटकर झाड़ियों की ओट में डाल दिया गया। फिर ज़मीन पर से उठाकर रिवॉल्वर भी उनके पीछे झाड़ियों में फेंक दी गई। सुमो के सामने के दोनों दरवाजे खुले और आक्रमणकारियों में से 2 आगे सवार हो गए। वैसे ही एक पीछे मेरी बगल में आ बैठा। किसी ने पीछे फाटक बंद कर दिया। सुमो आगे बढ़ी और बंगले की पोर्टिको में जाकर रुकी। सब बाहर निकले। हमें भी बाहर निकाला गया। सीढ़ियाँ चढ़कर हम बंगले में दाखिल हुए और एक लंबे गलियारे से गुजरकर एक विशाल दरवाजे के सामने पहुँचे, जो कि खुला था। वो दरवाज़ा एक विशाल हॉल का था, जो कि भीतर से प्रकाशमान था। वहाँ एक कुर्सी पर हीरा लाल जयपुरिया बैठा हुआ था। कुर्सी के सामने पीपट मौजूद था और पीछे जल्लाद जैसी शक्ल वाला एक आदमी खड़ा था। जयपुरिया का चेहरा यूं कागज़ की तरह सफ़ेद दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसे मालूम था कि मौत बस उससे कुछ ही पल दूर थी। हम लोग भीतर दाखिल हुए तो पीपट ने किसी नामालूम जुबान में हमारे पीछे चलते आदमियों को कोई आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप वो लोग हमें हॉल की एक दीवार के साथ साथ चलाते हुए उसके पिछवाड़े में ले आए, जहाँ के नीचे बेसमेंट को जाती सीढ़ियाँ थी। नीचे अंधेरा था, लेकिन हमारे आखिरी सीढ़ी पार करते ही किसी ने 2-3 स्विच ऑन किए,
जो वहाँ ऊपर हॉल जैसे ही कृत्रिम प्रकाश फैल गया। मैंने देखा कि वो जगह किसी रईस आदमी की तफरीहगाह की तरह सजी हुई थी, जहाँ की एक जिम के अलावा एक बिलियर्ड की और 2 टेबल टेनिस की टेबल भी लगी हुई थी। आगे बढ़ो, पीछे से हुक्म मिला। मैं और वैशाली आगे बढ़े तो हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैंने वैशाली की तरफ देखा। डर से उसके शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। मैं शर्मिंदा हूँ, जो हुआ मेरी वजह से हुआ। वजह कोई भी हो, वो दबे स्वर में बोली। जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। फिर भी ये लोग क्या करेंगे, हमें मार डालेंगे? इतनी आसानी से तो नहीं मार डालेंगे। ये बात तो निश्चित है कि जो कुछ हो रहा है अभी भी हीरोइन के कब्जे के लिए ही हो रहा है। हीरोइन का कोई अता पता जाने बिना तो वो मुझे मारना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। वो ज़बरदस्ती तो कर सकते हैं ना। तुम्हारा इशारा टॉर्चर की तरफ है, वो तो मैं झेल लूँगा, तुम्हारी खातिर झेल लूँगा। लेकिन वो मुझे टॉर्चर कर सकते हैं क्या? क्या तुम भूल रहे हो मैं किसकी एम्प्लॉई हूँ? मैं उस शख्स की एम्प्लॉई हूँ जो कि ट्रांसपोर्ट के धंधे में जयपुरिया का पार्टनर है। जयपुरिया ऊपर बेबसी की किस हालत में मौजूद था वो तुमने देखा ही है। मुझे तुम्हारे साथ पाकर ये लोग कूद कर इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि तुम जयपुरिया और दसानी की तरफ हो गए हो। फिर इन्हें ये खामाख्याली भी तो हो सकती है, मेरे जरिए तुम्हारी ज़बान खुलवाई जा सकती है। हे भगवान, बड़ी धूल की कड़ी मिलाई तुमने। वो खामोश रही। कहीं ऊपर जयपुरिया को भी जुबान खुलवाने वाला ट्रीटमेंट ही तो नहीं दिया जा रहा है? हाँ, हो सकता है। फिर तो तुम्हारे बॉस की भी शामत आ सकती है। क्या पता आई चुकी हो, क्या पता वो भी इन्हीं लोगों के कब्जे में हो और यहीं कहीं बंद हो। ओह, हम कुछ नहीं कर सकते? किस बाबत? अरे यहाँ से आज़ाद होने की बात कर रही हूँ। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और फिर बड़े अवसादपूर्ण ढंग से इनकार में सर हिलाया। ओह, ये जगह क्या है? एक उजाड़ बंगला है जो कि दासानी साहब की प्रॉपर्टी है। तुमको पक्का पता है? हाँ। दूसरे पाले के लोगों को खबर कैसे लग गई कि हमें पकड़कर यहाँ लाया जा रहा था? दूसरे पाले के लोग कौन? वो जिनका प्रतिनिधि पीपट है। तुम्हारा मतलब है हमारे पहले हमलावर पीपट के आदमी नहीं थे? अब तो यही मालूम होता है कि नहीं थे, हालांकि वहाँ सोचा मैंने यही था। ओह, यहाँ सब कुछ पीपट की कमांड में दिखाई देता है, इसलिए जाहिर है कि बाद वाले आदमी जो कि हमें यहाँ लाए पीपट के थे। पीपट यहाँ पहले से मौजूद है, वो जयपुरिया पर हावी है। वो अब्बा में हमारे साथ मौजूद था, जहाँ से कि वो हमारे आगे आगे ही यहाँ आया होगा। इसे कैसे मालूम था कि हमें यहाँ लाए जाने वाला था? भाई यही सवाल तो अभी मेरी ज़बान पर भी आया था, लेकिन जवाब कहाँ है इसका? हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आज़ाद होने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? हम तो यहाँ पूरी तरह से लाचार हैं। सोचो सोचो। ऊपर कहीं से एक फायर होने की आवाज़ आई। कुछ सोचो, कुछ करो प्लीज़। मैंने फिर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। इस बार मैंने महसूस किया कि रोशनी उस विशाल बेसमेंट के पिछले सिरे तक नहीं पहुंच रही थी। मैं लंबे डग भरता हुआ वहां पहुंचा तो पाया कि वहां एक दीवार के साथ एक छोटा सा बार बना हुआ था, जिसके करीब एक चालू रेफ्रिजरेटर तक मौजूद था। उसी दीवार के एक दूसरे कोने में एक बंद दरवाज़ा था, जिसे मैंने खोला तो पाया कि वो तेल की पल्ली दीवार में एक बड़ा सा रोशनदान था, जिसमें से गैस के सप्लाई पाइप निकलकर बाहर जा रहे थे। पाइप्स के सहारे भट्टी पर चढ़कर मैंने रोशनदान से बाहर झाँका तो मुझे बंगले का ड्राइववे दिखाई दिया। रोशनदान में मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी, जो कि वहाँ से हिलने वाली नहीं थी और जिनकी मौजूदगी में रोशनदान से बाहर निकल पाना नामुमकिन था। तभी बाहर वैशाली जोर से खांसी। मैं जल्दी से वहाँ से निकला और झपट कर वैशाली के पास पहुँचा। सीढ़ियों की तरफ से नीचे उतरते कदमों की आवाज़ आ रही थी। अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करता मैं खामोश खड़ा रहा। दरवाज़ा खुला। चौखट पर एक रिवॉल्वरधारी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने रिवॉल्वर की नाल के इशारे से हमें आगे बढ़ने को कहा। हम आगे बढ़े और उसके इशारे पर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तत्काल वो हमारे पीछे हो लिया। हम वापस हॉल में पहुँचे। पीपट हमारी तरफ आकर्षित हुआ। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बाहर से कार के करीब पहुँचने की आवाज़ आई। उसने नौरा को हमारे पर निगाह रखने का इशारा किया और स्वयं बाहर की ओर बढ़ गया।
मैंने नौरा की तरफ देखा। वो शैतानी अंदाज से मुस्कुराया। एक सिगरेट सुलगा सकता हूँ? मैंने पूछा। वो एक क्षण हिचकिचाया, फिर उसने सहमति में सर हिला दिया। मैंने जेब से अपना पैकेट और लाइटर निकाला और एक सिगरेट सुलगाया। पीपट वापस लौटा। वो लंबे डग भरता मेरे सामने आ खड़ा हुआ। खेल तमाशा बहुत हो चुका। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शाफ्ट कहाँ है? यानी कि जो नजराना तुम मुझे कल देने वाले थे वो मुझे अभी मिलने वाला है? नजराना? इंसेंटिव 10 लाख? भाव ताव की स्टेज अब गई मिस्टर। अब तो आर या पार का खेल है। शाफ्ट आराम से हमारे हाथ आ जाने दोगे तो हो सकता है तुम्हारा कोई लिहाज हो जाए, वरना। उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैं खामोश रहा। अब जो भी फैसला करना है 1 मिनट में करो। मैंने विशाली पर निगाह डाली। उसने कातर भाव से मेरी तरफ देखा। इसे जाने दो। क्या? इसे जाने दो? अपने घर पहुंचकर ये फ़ोन पर मेरे से बात करेगी। जब ये इस बात की तस्दीक कर देगी कि ये सुरक्षित घर पहुंच गई थी तो मैं तुम्हें तुम्हारे मतलब की बात बता दूंगा। हाँ, पागल हो? हैं? या समझते हो कि मैं पागल हूँ? मैं फ़ोन पर इसे ज़बरदस्ती कहलवा सकता हूँ कि ये सुरक्षित घर पहुंच गई है, जबकि ये तब भी मेरे कब्ज़े में होगी। यानी कि तुम इसे नहीं छोड़ोगे? अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब इसे छोड़ना अपने खिलाफ, हीरोइन के वजूद के खिलाफ एक गवाह छोड़ना होगा। तुम ज़बरदस्ती मेरा मुंह नहीं खुलवा सकोगे। देखेंगे, पहले मुंह खोलने से इनकार तो करो। मैं मुंह खोलने को तैयार हूँ। गुड, लेकिन किसी बिचौलिए के सामने नहीं। बिचौलिया? बिचौलिया कौन? तुम। मेरी ज़बान खुलवाना चाहते हो तो मुझे अपने बॉस के पास लेकर चलो। फिर वही तोता रटन शुरू कर दिया तुमने। कितनी बार कहना होगा कि मेरा कोई बॉस नहीं, फिर वही बकवास की ना तो तुम्हारे प्राण खींचने से पहले ज़बान खींच लूँगा। लेकिन अभी भी लेकिन? वो हत्थे से उखड़ गया। नोरा! नोरा तत्काल आगे बढ़ा। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं जल्दी से बोला। जल्दबाजी में कोई कदम उठाओगे ना तो पछताओगे। मेरी एक आखिरी बात सुन लो। बको। तुम्हारे बॉस का नाम इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव के नाम लिखी मेरी एक चिट्ठी में दर्ज है। मैं हर 24 घंटे में यादव के पास अपनी हाजिरी लगवाता हूँ। एक भी हाजिरी मिस हो गई ना तो वो चिट्ठी फ़ौरन इंस्पेक्टर यादव को डिलीवर हो जाएगी। पीपट की आंखें सुखड़ी। उसने अपलक मेरी तरफ देखा। मन ही मन कांपते थर्राते मैंने बड़ी दिलेरी से उससे निगाह मिलाई। वातावरण ब्लेड की धार की तरह पैना हो उठा था। फिर उसकी निगाह भटकी। फिर वो मुझे साफ साफ नर्वस दिखाई दिया। मैंने मन ही मन चैन की सांस ली। मेरा ब्लफ चल गया था। तुम ब्लफ मार रहे हो ना? और ये साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं कि तुम ब्लफ मार रहे हो। अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मेरा कोई बॉस है तो तुम जानते हो कि वो कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ। नाम लो उसका। मुझे बताओ वो नाम जो तुम उस चिट्ठी में लिख कर आए हो। बताओ। बल्कि उसने मेरे सामने कागज़ का पोजा बॉल पेन रखा। इस कागज़ पर लिखो वो नाम। मैं हिचकिचाया। उसने जोर का अट्ठास किया। शट अप। उसकी हवा को ब्रेक लगी। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने तेजी से कागज़ पर कुछ अक्षर घसीटे और कागज़ की गोली बनाकर उसकी तरफ फेंकी, जो कि उसने हवा में लपकी। ये लो अपना नाम। मैं नाटकीय स्वर में बोला। और जाकर उसी से पास करा लो। क्या? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अभी जो गाड़ी यहाँ पहुँची थी उस पर तुम्हारा बॉस ही आया था। तभी तो किसी को बाहर भेजने की जगह खुद कुत्ते की तरह दुम हिलाते बाहर भागे थे। पीपट के होठ बिछ गए। उसने कागज़ के बल निकाल कर उसे सीधा किया और उस पर लिखा नाम पढ़ा। तत्काल उसके चेहरे के भाव बदले। फिर वो भारी कदमों से चलता मेरे सामने आ खड़ा हुआ। कोली, वो धीरे से बोला, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर वो घूमा और लंबे डग भरता वहाँ से बाहर निकल गया। पीछे वो मरघट का सा सन्नाटा छोड़ गया। मैंने कांपते हाथों से नया सिगरेट सुलगाया। मैं उसका आखिरी कश लगा ही रहा था कि वो वापस लौटा। मेरे साथ आओ, वो आदेशपूर्ण स्वर में बोला। मैं आगे बढ़ा। तत्काल वैशाली ने भी मेरे साथ कदम बढ़ाया। किसी ने एतराज़ नहीं किया। हमारे पीछे हाथ में रिवॉल्वर थामे नौरा चलने लगा। हम गलियारे में पहुँचे। उसके सिरे पे मौजूद सीढ़ियों के दहाने पर पहुँचे और फिर उन्हें तय करके पहली मंजिल के एक कमरे के बंद दरवाजे पर पहुँचे। पीपट ने पहले दरवाजे पर दस्तक दी और फिर उसे धक्का दिया। उसने एक कदम भीतर डाला और मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया।
मैं और वैशाली कमरे में दाखिल हुए। बादशाह को मेरा सलाम पहुँचे, मैं सर नवाकर बोला, और शहजादी लैला को भी। वह आबनूस की एक विशाल मेज़ के पीछे बैठा हुआ था। उसका चेहरा गंभीर था। उसके करीब ही पड़ी एक कुर्सी पर लैला विराजमान थी, लेकिन उसके होठों पर एक विष भरी मुस्कुराहट थी। हेलो शागिर्द, वो बोली। लैला, बादशाह ने उसे खुड़का। वो तुरंत खामोश हो गई। उस कमरे में नीचे वाले हॉल या बेसमेंट जितनी रोशनी नहीं थी। वहाँ की रोशनी में कमरे को नीम अंधेरा ही कहा जा सकता था। अलबत्ता बादशाह की नाक पर उसकी सुरमई शीशों वाला चश्मा वहाँ भी विद्यमान था, और तुल की टोपी भी सर पर बादस्तूर मौजूद थी। इधर मेरी तरफ देखो, वो कर्कश स्वर में बोला। ज़रूर, मैं बोला, लेकिन ज़रा पहले उस्ताद को ताड़ने से तो निमट लूँ। लैला की मुस्कुराहट और मुखर हुई। मिस्टर कोहली, बादशाह भड़का। सर, तुमने पीपट से एक चिट्ठी का जिक्र किया था। क्या है उस चिट्ठी में? बूझना क्या मुश्किल है? जवाब दो। आप ही लोगों का कच्चा चिट्टा है। मसलन उसमें मेरे आदमी हरीश पांडे के कत्ल का जिक्र है। बस कत्ल का? और कातिल का भी। तुम जानते हो कातिल कौन है? पहले नहीं जानता था, चिट्ठी लिखने के वक्त तक जान गया था। क्या जान गए थे? कौन है कातिल? ये है कातिल। मैंने पीपट की तरफ इशारा किया, जो तुम्हारा पालतू कुत्ता है और जो बिचौलिया बनकर जयपुरिया दासानी की जोड़ी के लिए हेरोइन का जुगाड़ करता है। ये वो शख्स है जिसने पांडे के पीछे पहुंचकर तब उसकी पीठ में खंजर भौंका था, जबकि ये लड़की, मैंने लैला की तरफ इशारा किया, जो कि तुम्हारी बेटी नहीं है, उसे अपनी बाहों में भरे उसे अपने जहरीले चुंबन से नवाज रही थी। बेटी नहीं है? नहीं है, क्योंकि तुम ही वो नहीं हो जो कि तुम कहते हो कि हो। अच्छा, मैं कौन हूँ? तुम जामा मस्जिद के इलाके के नामचीन दादा सलीम खान हो, जो जाली पासपोर्ट्स के और अरब देशों के बूढ़े शेखों को नौजवान लड़कियां सप्लाई करने के अपने असल धंधे से डाइवर्ट होकर नार्कोटिक्स ट्रेड में कदम रख रहे हो। तुम्हारी दाढ़ी नकली है, तुम्हारी मूछ नकली है, तुम्हारी तुल की टोपी और तुम्हारा चश्मा तुम्हारे मौजूदा बहुरूप का एक हिस्सा है, जिसको छुपाए रखने के लिए तुम जब भी मेरे से मिले नीम अंधेरे में मिले या नहीं ही मिले। और तुम्हारी ये बेटी, इसका नाम लैला नहीं रोशनी है। रोशनी। मैंने इसे देर से पहचाना, लेकिन तब पहचाना जबकि इसके अब्बा में कदम पड़े। इसको वहाँ देखकर ही मेरे जहन में एक घंटी बजी थी। ये कभी अब्बा की भूतपूर्व संचालक सिल्विया ग्रेको के डांस ग्रुप की रौनक होती थी, और जो सिल्विया की गैरहाजिरी में अब्बा के खास मेहमानों को अब्बा की पहली मंजिल के एक प्राइवेट रूम में नंगा नाच दिखाती थी। और इसका डांस सिल्विया के बैले डांस जितना उत्तेजक तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी वहाँ के खास क्लाइंट्स में काफ़ी हिट था। कोई कुछ नहीं बोला। स्वीट हार्ट, कपड़ों की वजह से मैं तुम्हें ना पहचान सका, क्योंकि कपड़ों में मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं था। नंगी देखता ना तो झट पहचान लेता, उस पहली बार ही पहचान लेता जबकि तुम अपने इस कथित बादशाह के हुक्म पर हॉलीडे इन के स्वेट में मेरे सामने बिछ गई थी। तब तुमने अपना पहला सबक मुझे अपने बर्थडे सूट में दिया होता ना, तो मैं तभी जान जाता कि तुम दुबई से आई कोई लैला अल रशीदी वल्द बादशाह अब्दुल रहीम अल रशीदी नहीं हो, बल्कि दिल्ली की एक मामूली कैबरे डांसर हो। ऐसी कैबरे डांसर जो खुद ड्रग एडिक्ट भी है, जो खुद हेरोइन का नशा करती है। तुम तब भी नस्वार चढ़ाई थी जबकि तुमने पांडे को कत्ल के लिए सेट करने के लिए अपनी बाहों में भरा था और उसके मुंह पर मौत का चुंबन अंकित किया था। तुम्हारी लिपस्टिक पांडे के मुंह पर लग गई थी, जिसमें कि हीरोइन के एक दो कण भी पैवस्त पाए गए थे। जिस लिपस्टिक के निशान पांडे के मुंह पर पाए गए थे, वो तुम इस वक्त भी लगाए हुए हो। तत्काल उसका एक हाथ अपने होठों की तरफ उठा। SU5C स्प्रे शेड की लॉरियर ब्रांड की फ्रेंच लिपस्टिक, जो कि तुम्हारी फेवरेट है और जिसकी ट्यूब इस वक्त भी तुम्हारे पर्स में है। दुबई से आई प्रिंसेस लैला रशीदी, माय फुट। पता नहीं तुमने कभी दिल्ली से बाहर भी कदम रखा है या नहीं, दुबई तो बहुत दूर है। लैला ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हारा इतना गुणगान काफ़ी है या अभी और करूं? और क्या? उसके मुंह से निकला। पिछले साल नवंबर के महीने में होटल राजदूत में एक छापा पड़ा था,
जिसमें कि वहाँ से कम नहीं तो 75 कॉल गर्ल्स पकड़ी गई थी, जिन्हें कि पुलिस हेडक्वार्टर ले जाकर संप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतर्गत बुक किया गया था। उन तमाम की तमाम कॉल गर्ल्स की क्लोजअप में रंगीन तस्वीरें एक लोकल मैगजीन में छपी थी। मैंने जेब से तह किया हुआ कागज़ निकाल कर खोला और आगे बढ़कर उसे उसकी गोद में डाल दिया। ये उस मैगजीन के उन तस्वीरों वाले रंगीन पृष्ठों में से एक की कटिंग है। इसमें चौथी कतार में बाएं से तीसरी लड़की अगर तुम नहीं हो तो मैं बादशाह अकबर हूँ, समझी? उसने फिर बेचैनी से पहलू बदला तो वो कागज़ उसकी गोद से उठकर फड़फड़ाता हुआ उसके पैरों में जा गिरा। फिर पनाह मांगती निगाहों से उसने बादशाह की तरफ देखा। उधर क्या देखती हो? मैं बोला। बड़े मियाँ को तो इस वक्त खुद पनाह की ज़रूरत है। दाढ़ी उतार लो मियाँ, गर्मी लग रही होगी। उसने सच में ही चेहरे पर से दाढ़ी, मूंछ और चश्मा और सर पर से तुल की टोपी उतारकर मेज़ पर डाल दी। तब मुझे उस लोकल कांग्रेसी नेताजी के दर्शन हुए जिनको यानी कि सलीम खान को मैंने उनके उर्दू बाजार वाले दफ्तर के रिसेप्शन पर टंगी तस्वीर में राजीव गांधी को हार पहनाते हुए देखा था। गुड, मैं बोला। हमें अपने बहुरूप पर बड़ा नाज था, सलीम खान बोला। निगाह काफ़ी पैनी पाई है तुमने। वो तो मैंने यकीनन पाई है। खाक साल की पैनी निगाह तुम्हारे ऑफिस में दगा दे गई थी, लेकिन अब्बा में इसकी धार फिर लौट आई थी। क्या मतलब? तुम्हारे ऑफिस से रिसेप्शन पर बैठा जो नौजवान मुझे मिला था, जिसने कि मेरी टेलीफोन पर तुम्हारे से बात कराई थी, उसकी सूरत मुझे पहचानी हुई लगी थी, लेकिन याद नहीं आया था कि उसे मैंने पहले कहाँ देखा था। बाद में सूट बूट से सजा धजा वही लड़का मुझे लैला के एस्कॉर्ट के तौर पर अब्बा में मिला था, जिसे कि इसने बोनो नाम का एक गोवानी बताया था। तो न सिर्फ मैंने उसे तुम्हारे ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट के तौर पर पहचान लिया था, बल्कि मुझे ये भी याद आ गया था कि सबसे पहले मैंने उसे कहाँ देखा था। कहाँ देखा था? स्टेटस बार में देखा था, जहाँ की वो जीन्स जैकेट और गोल्फ कैप पहने था और जिसके साथ वहाँ एक खूबसूरत लड़की थी। बाद में उन्हीं दोनों ने किसी नामालूम जगह पर मुझे नताशा मैडम के हुजूर में पेश किया था। वो चौंका। तुम नताशा को भी जानते हो? वो बोला। जब टॉप बॉस को जान लिया तो चेले चाटों को जानना क्या मुश्किल काम था? हाथी के पाँव के नीचे सबका पाँव होता है मियाँ। वो सोचने लगा। ज़रूर तुम लोगों को ये खामख्याली है कि पोशाक और माहौल बदल जाने से शख्सियत बदल जाती है। तभी तुम्हारे एक जमूरे को ट्रिपल रोल अदा करना पड़ा, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। उसकी भवें उठी। वो लड़का तुम्हारा रिसेप्शनिस्ट था, जो कि पहले स्टेटस बार से एक तरह से मेरा अगवा करके मुझे तुम्हारी मैडम नताशा के पास लाया था। बाद में वही लड़का डिनर सूट में सजा धजा मुझे लैला के साथ अब्बा में मिला, क्योंकि उसका कथित बॉस बादशाह के साथ किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी था। क्या ये अपने आप में इशारा नहीं था कि उसका उर्दू बाजार वाला बॉस ही असल में बादशाह था? था तो नहीं, लेकिन खैर तुम कहते हो तो मान लेते हैं। शुक्रिया। नताशा की बाबत ज़रूर तुमने, उसने वैशाली की तरफ इशारा किया, इस लड़की से जाना। जवाब देने की ज़रूरत नहीं, ये बात हम तुमसे पूछ नहीं रहे, तुम्हें बता रहे हैं। इजाज़त हो तो बदले में मैं भी कुछ बताऊं? मसलन क्या? मसलन यही कि ये बादशाह वाला बहुरूप तुमने क्यों भरा? क्यों भरा? इसलिए भरा क्योंकि खुले तौर पर लोकल ड्रग ट्रेड में कदम रखने का तुम्हारे में हौसला नहीं है। वो हौसला न तुम में है, न तुम्हारी इस गुंडा बिरादरी के झामनानी, पवित्र सिंह, भोगीलाल और ब्रजवासी नाम के बाकी 4 चार्टेड मेंबर्स में है। तुम सब जने उस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो जिसका टॉप बॉस कभी गुरबख्श लाल होता था। गुरबख्श लाल इकलौता शख्स था जो कि अपनी ज़िंदगी में लोकल नार्कोटिक्स ट्रेड पर काबिज था और जिसके तार मुंबई की कंपनी के नाम से जाने जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। गुरबख्श लाल की मौत के बाद तुम सब लोगों को धमकी मिली थी कि कोई ड्रग्स के धंधे पर काबिज होने की कोशिश ना करे। किससे किससे धमकी मिली थी? अब उसका नाम नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि उसी ने गुरबख्श लाल का काम तमाम किया था और उसी के खौफ से तुम इतने बड़े दादा लोग भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए थे। गुरबख्श लाल की मौत के बाद उसके नारकोटिक्स के एम्प्लॉयर पर काबिज होने का सबसे ज़्यादा तमन्नाई झामनानी था, जो कि वैसे भी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में गुरबख्श लाल के बाद नंबर 2 पोजीशन पर माना जाता था।
लेकिन मुझे मालूम है कि उसने फ़िलहाल इस ओर कोई कदम नहीं उठाया था। कैसे मालूम है तुम्हें? मैं खुद उससे मिला था, ऐसे मालूम है। ऐसी बात की कोई खुद अपनी ज़बान से तस्दीक करता है? मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि जो काम उसने करना था उसको पहले ही कर चुका शख्स मेरे सामने बैठा है। 2 जने नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। 2 जने कर सकते होते तो फिर 3 जने करते, 4 जने करते, 5 करते, 10 करते। नतीजन ऐसी बंदरबाट मस्ती कि लोकल अंडरवर्ल्ड में गैंगवार छिड़े बिना नहीं रहता। लेकिन अभी तुमने खुद कहा कि ये कदम उठाने का हौसला हमारे में नहीं था। खुले तौर पर कदम उठाने का हौसला नहीं था, लेकिन तुमने दूसरा तरीका अपनाया। दूसरा तरीका? जी, ये कि कोई बाहर से आकर लोकल ड्रग ट्रेड पर काबिज हो रहा था। अब वो बाहर से आया शख्स बादशाह अब्दुल रहीम अल रशीदी था, जो कि दुबई से ऑपरेट करता था। चंद रोज़ हॉलिडे इन में अपनी कथित बेटी के साथ रहकर तुमने इस आदमी के अस्तित्व को स्थापित किया और यूं उस धमकी का तोड़ निकाला जिसकी तलवार अपने बरादरी भाइयों की तरह तुम्हारे सर पर लटक रही थी कि कोई गुरबख्श लाल के छोड़े ड्रग एम्प्लॉयर पर काबिज होने की कोशिश ना करे। उस तलवार की तुम्हें कैसे खबर है? वो तो बहुत अंदरूनी बात है। बस है किसी तरीके से। झामनानी ने बताया। तो फिर यकीनन तुम कुशवा से मिले होंगे। कौन कुशवा? तुम्हें मालूम है कौन कुशवा? गुरबख्श लाल की ज़िंदगी में उसका लेफ्टिनेंट कुशवा। मैं चुप रहा। और क्या है तुम्हारी चिट्ठी में? तुम्हारा मतलब है जो कुछ मैंने अभी कहा उसके अलावा? हाँ, हमारा यही मतलब है। और जयपुरिया दासानी की युगल जोड़ी का जिक्र है। वो जोड़ी जो पहले से यूपी में नारकोटिक्स ट्रेड का जाल फैलाए है और जो अब दिल्ली का मैदान खाली देखकर यहाँ के ट्रेड को भी अपने कब्जे में लेने की स्कीम बना रही है। अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओट में वो लोग मुंबई से दिल्ली बिना किसी बाधा के हेरोइन पहुंचवा सकते थे। ऐसी एक खेप पेपर मिल की मशीनरी के एक पुर्जे ड्राइव शाफ्ट में छुपी कल शाम यहाँ पहुंची थी और उसमें लिखा है कि कल रात बुराड़ी के इलाके में उस खेप को तुम्हारे आदमियों ने लूटने की कोशिश की थी, लेकिन बावजूद काफ़ी खून खराबे के कामयाब नहीं हो सके थे, क्योंकि शाफ्ट वाले ट्रक में मैं छुपा बैठा था और ऐन मौके पर ट्रक में लेकर भाग गया था। चिट्ठी में उस जगह का भी जिक्र है जहाँ तुमने शाफ्ट छुपाया था? जी। कहाँ छुपाया? मैं हंसा। कोई बात नहीं, सलीम खान बड़े सब्र से बोला। बाद में पूछ लेंगे, अभी अपनी कहानी मुकम्मल करो। चिट्ठी में हमारा भी जिक्र है? बिल्कुल है, वैसे ही है जैसे अभी बताया। उसमें साफ जिक्र है कि तुम उस शख्स के यानी कि पीपट के बॉस हो जिसने कि लैला उर्फ रोशनी के साथ मिलकर पांडे का कत्ल किया था। मियाँ, कत्ल करने वाला भी कत्ल के लिए उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि कराने वाला। सो देयर। आगे, तुम ऐसे टॉप के हरामी हो कि ड्रग्स के ट्रेड में अपना पहला कदम दूसरे के माल पर हाथ साफ करके रखना चाहते थे। तुम्हारे आदमी पीपट ने बिचौलिया बनकर खुद ही मुंबई में जयपुरिया को माल मुहैया कराया और फिर खुद ही उसे दिल्ली में लूट लेने का सामान कर लिया। माल मुहैया कराने वाला शख्स खुद ये था। इसी वजह से इसे माल के दर्शन के बिना भी उसकी क्वालिटी और सही मिकदार की खबर थी। इसे खबर थी कि हीरोइन प्योर थी, अनकट थी और 50 किलो थी। और कैसे इतनी खास, इतनी अंदरूनी खबर से हो सकती थी? आगे बढ़ो। इस वक्त दिल्ली में हीरोइन की शॉर्टेज चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि ड्रग लॉर्ड गुरबख्श लाल मर गया और उसके पीछे उसका धंधा कमज़ाने की किसी की ज़रूरत नहीं हुई। ऐसे माहौल में दिल्ली में ड्रग्स की कमी जयपुरिया पूरी करने में कामयाब हो जाता तो फिर तुम्हारी पेश ना चलती तो खामोशी से ना चलती और अपने नापाक इरादों को पब्लिसिटी मिलना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लिहाजा तुमने एक तीर से 2 शिकार करने की तैयारी की। बुराड़ी में तुम्हारी पेश चल जाती, शाफ्ट तुम्हारे कब्जे में आ जाता, तो एक तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के कस बल निकल जाते और दूसरे लोकल मार्केट की ड्रग्स की कमी पूरी करने के लिए हेरोइन तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे पास उपलब्ध होती। ये सब उस चिट्ठी में दर्ज है? हाँ, लेकिन इसमें से किसी बात को तुम साबित नहीं कर सकते। मरने वाले का इकबालिया बयान सबूत ही होता है। ज़रूरी नहीं,
तुम्हारे कह देने भर से हम बादशाह नहीं बन जाएंगे। बादशाह का वजूद तो समझो अभी ख़त्म हो गया। पीपट जानता है कि सलीम खान ही बादशाह था। जब शाफ्ट पुलिस के कब्जे में आ जाएगा तो जयपुर या दासानी रोड लिंकर से उसका संबंध अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। फिर दासानी क्या इस बात से मुकर सकेगा कि वो पुर्जा उसके पेपर मिल में काम आने के हवाले से दिल्ली पहुंचा था? नहीं मुकर सकेगा। तो उसमें मौजूद हीरोइन का उसके पास क्या कोई जवाब होगा? जब वो लोग फंसेंगे तो क्या पीपट बचा रह सकेगा? क्या वो दोनों पार्टनर हेरोइन स्मगलिंग में पीपट के रोल को गा गा कर बयान नहीं करेंगे? तब जरा सोचो पीपट आगे क्या राग अलापेगा। मिस्टर कोहली, तुम्हारी जानकारी के लिए जयपुरिया कोई गाना नहीं गा सकेगा। अच्छा, हाँ, वो यहीं था। मैंने उसे यहाँ मौजूद देखा था। लगता है वो अपनी जान से हाथ धो चुका है। अभी भी धो रहा है, मुहावरे के तौर पर नहीं, असल में। उसकी लाश इस घड़ी जमुना में डूब उतरा रही है। ओह, बहुत अच्छा हुआ कि ऐन हमारी ज़रूरत के वक्त उसका पार्टनर दसानी भी दिल्ली लौट आया। हे भगवान, कहीं तुम लोगों ने उसे भी तो नहीं मार डाला? वो भी दरिया के हवाले है। वैशाली के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। इस वक्त दोनों पार्टनर जमुना में वाटर पोलो खेल रहे हैं। एक रेफरी की ज़रूरत होगी उन्हें। होशियार आदमी हो तुम, तुम्हें भी उनके पास भेजा जा सकता है। तुम मेरा भी कत्ल करोगे? शाफ्ट की बाबत नहीं बताओगे, अपनी खामोशी को अपना हथियार बनाओगे तो करना ही पड़ेगा। लैला तुम्हारे पर मर मिटी है, इसलिए बचाव का एक रास्ता ये तुम्हें सुझा सकती है। क्या? बताओ। हीरोइन का पता बोलो और अपना प्राइवेट डिटेक्टिव का धंधा हमेशा के लिए छोड़कर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाओ। फिर देखना, बहुत जल्द दौलत के अंबार पर बैठे दिखाई दोगे मिस्टर कोहली। ये संजीदा ऑफर है या इसमें भी कोई भेद है? संजीदा ऑफर है। मैं गारंटी करती हूँ। ऑफर कबूल करो शागिर्द। क्या रखा है प्राइवेट डिटेक्टिव के धंधे में? जिंदगी में कब तक चवन्नियाँ अठन्नियाँ ही बटोरते रहोगे? दौलत के पहाड़ की चोटी पर पहुँचने का मौका तुम्हारे सामने है। क्यों उसकी पहली सीढ़ी पर ही टिके रहना चाहते हो? मैंने यूं सा हिलाया जैसे मुझे उसकी बात से इत्तेफाक था। समझदार आदमी हो, मैं वैशाली की तरफ संकेत करता हुआ बोला। इसका क्या होगा? मैं वैशाली की तरफ संकेत करता हुआ बोला, इसे तो कुर्बान ही होना पड़ेगा। तत्काल वैशाली का चेहरा फक पड़ गया। वो सर से पांव तक जोर से कांपी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये कौन सी तुम्हारी कोई सगे वाली है? लेकिन तुम भूल रहे हो, ये कोई आम लड़की नहीं है। सलीम खान सख्ती से बोला। ये उन दोनों पार्टनर में से एक की मुलाजिम थी। ये बहुत कुछ जानती हो सकती है। मैं कुछ नहीं जानती, वैशाली के मुंह से निकला। क्या पता चलता है? मैं सिर्फ हाउसकीपर थी दासानी साहब की। पहले नहीं तो अब तो बहुत कुछ जानती हो, और कुछ नहीं तो ये तो जानती हो कि तुम्हारे एम्प्लॉयर और उसके पार्टनर का खून हो चुका है, और उस खून से किसके हाथ रंगे हैं। वैशाली चुप हो गई। उसने कातर भाव से मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे आश्वासन दिया। सलीम खान ने कहा, मिस्टर कोहली, एक ही स्ट्रोक से जड़ और जन एक साथ किसी किस्मत वाले कोई मुहैया होते हैं। जंग के बारे में मैं आश्वस्त नहीं। क्या मतलब? पीपट लैला पर दिल रखता है। कौन कहता है? लैला तत्काल प्रतिवादपूर्ण स्वर में बोली। मैं कहता हूँ। अब्बा, मैं जब तुम मेरे साथ डांस कर रही थी तो ये हमें देखकर अंगारों पर लौट रहा था। इसका बस चलता तो उस घड़ी ये निगाहों से ही मुझे भस्म कर देता। नॉनसेंस! मेरी तुम्हारे से कोई कंटिन्यूटी बनी तो ये मेरा खून निकल देगा? इसकी मजाल नहीं हो सकती। पक्की बात? हाँ, हम गारंटी करते हैं। फिर क्या बात है? गुड, अब बोलो शाफ्ट कहाँ है? बताता हूँ, पहले वैशाली को यहाँ से जाने दो। ये नहीं हो सकता। फिर तो वो भी नहीं हो सकता। सलीम खान के चेहरे पर क्रोध के भाव आए। बॉस, ये आदमी हमें उल्लू बना रहा है, पीपट हिंसक भाव से बोला।
टाल मटोल की जबान बोलकर ये वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हासिल वक्त इसके किसी काम आ जाएगा। आप मुझे 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दीजिए। मैं अभी इसकी जबान खुलवा कर दिखाता हूँ। 5 मिनट में तुम क्या कर लोगे? जो करूँगा आपके सामने करूँगा। मैंने 5 मिनट की मोहलत मांगी है, लेकिन मुझे यकीन है मैं 1 मिनट में कामयाब हो जाऊँगा। ऐसा? हाँ, ठीक है, दी मोहलत। पीपट के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट लिए वो आगे बढ़ा। एक एक कदम ठोक कर फर्श पर रखता वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। फिर उसने ड्रामेटिक अंदाज से अपनी पतलून में से अपनी चौड़ी बेल्ट खींची। उसने बेल्ट को हवा में फटकारा और नफरत से धधकती निगाहों से मेरी तरफ देखा। तैयार? मैंने आंखें मींच ली। बेल्ट की कोड़े जैसी फटकार हवा में गूंजी, साथ ही मेरी एक तीखी चीख कानों में पड़ी। मैंने घबराकर आंखें खोली। तत्काल मेरी समझ में आया कि क्या हुआ था। उसने बेल्ट का वार मेरे पर नहीं, वैशाली पर किया था। उसके एक ही राक्षसी वार ने जैसे वैशाली को अधमरा कर दिया था। इसे रोको, मैं बताता हूँ, मैं चिल्लाया। क्या जल्दी है? पीपड़ ने अट्टहास किया और फिर वैशाली पर वार किया। उसकी दर्द भरी चीख फिर मेरे कानों के पर्दे भेद गई। खान साहब, इसे रोको, मैंने फरियाद की। खुदा के वास्ते इसे रोको, मैं बताता हूँ शाफ्ट कहाँ है। पक्की बात? हाँ प्लीज़। पीपट। पीपट का नए वार को तैयार हाथ हवा में ही रुक गया। उसने विजेता के से भाव से मेरी तरफ देखा और फिर हाथ झुका लिया। शाबाश, अच्छी नस पकड़ी इसकी। शुक्रिया बॉस। कैसे सूझा? उस तसल्ली से सूझा जो ये अभी आंखों आंखों में इस लड़की को दे रहा था। बढ़िया। आज दिन में इसके ऑफिस में मैं इसकी बातों में आ गया था, जिसका कि मुझे अफसोस है। यही पैतरा मैंने इसकी सेक्रेटरी पर अजमाया होता तो ये अभी सब कुछ बक चुका होता। अब बोलो ब्रादर, कहाँ छुपाया हमारा माल? मैंने बोला। हम दोनों फिर बेसमेंट में बंद थे। शाफ्ट की बरामदी के लिए एक टीम हमारे ऊपर मौजूदगी के दौरान ही बुराड़ी रवाना कर दी गई थी। अब ये बात निश्चित थी कि हम तब तक ही जिंदा थे जब तक कि शाफ्ट उनके कब्जे में नहीं आ जाता था। हमारा तत्काल काम तमाम ज़रूर इसलिए नहीं किया गया था कि कहीं मैंने उनसे झूठ ना बोल दिया हो। वैशाली तब भी थर थर काँप रही थी। धीरज रखो, मेरी मौत के बाद के वाक़यात पर मेरा काबू नहीं, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। उसके मुंह से एक घुटी हुई सुबकी निकली। मेरी आंखों के आगे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी मौत से पहले मर जाऊंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम क्या करोगे? क्या कर सकते हो? कुछ तो करूंगा ही, और इससे क्या फ़ायदा होगा? होगा हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। मुझे नहीं लगता कि हमारा खुदा भी इस वक्त हमारी कोई मदद कर सकेगा। अभी हम जिंदा हैं ना? हाँ, लेकिन ये क्या छोटी बात है? लेकिन जब तक सांस तब तक आस। वो खामोश हो गई। ये ना भूलो कि जो हो रहा है इससे बुरा हो सकता था। इससे भी बुरा हो सकता था? हाँ, रजनी हमारे साथ हो सकती थी। याद करो, शाम का हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम क्या था? ओह ओह। अब तुम अपने आप को काबू में करो ताकि मैं इस चूहेदान से निपटने की कोई जुगत कर सकूं। कर सकोगे? शायद कर सकूं। वैसे सुधीर कोहली की फेमस लग बिल्कुल ही उससे रूठ गई हो तो बात दूसरी है। वो फिर ना बोली। मैं भट्टी वाले कमरे में पहुंचा। तख्त या तख्ता जैसी एक खतरनाक स्कीम मेरे जहन में थी, लेकिन पता नहीं उस पर अमल कर पाना मुमकिन होने वाला था या नहीं। मैं सबसे पहले बार पर पहुंचा, जहां से एक उम्दा स्कॉच विस्की की बोतल उठाकर मैंने उसके 2 पैग हलक में उतारे। फिर मैं भट्टी वाले कमरे में पहुंचा। मैंने भट्टी के फ्यूल टैंक का ढक्कन खोला तो पाया कि वो मिट्टी के तेल से ज़्यादा भरा हुआ था। वही भट्टी की सफाई करने और झाड़ पोंछ करने के लिए कुछ पुरानी धोतियाँ पड़ी थीं, जो वैसे ही और कामों के लिए भी इस्तेमाल होती थीं। उन धोतियों को फाड़ फाड़ कर मैंने एक लंबी रस्सी बनाई और फिर उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर खूब गीला कर लिया। उस रस्सी का एक सिरा मैंने टैंक में ही घुसा रहने दिया और रस्सी को फर्श पर बिछाते हुए उसका दूसरा सिरा मैं बाहर बेसमेंट के मध्य तक ले आया। भट्टी वाले कमरे का दरवाज़ा मैंने मजबूती से बाहर से बंद कर दिया। अब फर्श पर बिछी तेल से भीगी रस्सी दरवाजे के नीचे से होकर टैंक तक पहुंच रही थी।
फिर मैंने टेबल टेनिस की दोनों मेज़ों के दो दो हिस्से नेट के पास से अलग किए और बारी बारी उन्हें बेसमेंट के सीढ़ियों के करीब के सबसे दूर दराज कोने पर पहुंचाया। वैसे ही किसी तरह मैंने और वैशाली ने मिलकर बिलियर्ड्स की टेबल और कोई और मेज़, कुर्सी, स्टूल जैसे जो भी भारी चीज़ दिखाई दी वहाँ उस कोने में पहुंचाई। उन तमाम चीज़ों को मैंने वहाँ यूँ व्यवस्थित किया कि हम उनके पीछे दुबक कर बैठ पाते। क्या कर रहे हो और क्या होगा इससे? पता नहीं। क्या मतलब? ये निश्चित नहीं है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो होगा या नहीं होगा। करना क्या चाहते हो? फर्श पे पड़ी वो रस्सी देख रही हो? हाँ, वो मिट्टी के तेल से भीगी हुई है और उसका दूसरा सिरा भीतर भट्टी के फ्यूल टैंक में है। शाफ्ट लेने गई टीम के लौट आने के बाद मेरा इरादा इस रस्सी को आंख दिखा देने का है। रस्सी जलने लगेगी तो वो काम करेगी जो बम में पलीता करता है। जलती रस्सी के ज़रिए आंख फ्यूल टैंक तक पहुंचेगी तो टैंक भाग से उड़ जाएगा। आतंक से उसके नेत्र फैले। वो सिलसिला कितना स्ट्रांग होगा इसका कोई अंदाज़ा लगा पाना मुहाल है। मैं बोला, हो सकता है कि वो सिर्फ इस कमरे की छत और एक आध दीवार उड़ाने में ही कामयाब हो सकता है वो सारे बंगले को ही उड़ा दे। फिर हम कैसे बचेंगे? सारा बंगला उड़ गया तो शायद ही बचेंगे, लेकिन इन कमीनों के हाथ मरने से तो वो मौत अच्छी होगी। तब साथ में दुश्मनों को लेकर तो मरेंगे। ओह, उनके हाथों हमारे बचाव की संभावना तो ज़ीरो है, जबकि यहाँ फिर भी कोई दूर दराज की संभावना है। और इतने सारे फर्नीचर की ओट हमने इसलिए बनाई है कि विस्फोट के वक्त हम यूं बनी शेल्टर के पीछे दुबके होंगे। शायद विस्फोट इतना भीषण ना हो, शायद इधर का हिस्सा बच जाए। शायद। तभी तो बोला कि जब तक सांस तब तक आस। और कोई पहले ही यहाँ आ गया तो? पहले? शाफ्ट के लौटने से पहले, मसलन अभी। किस लिए? अरे किसी भी वजह से। शायद कैदियों को चेक करने, शायद उस बिग बॉस को तुमसे कोई नई बात पूछना याद आ जाए, शायद तुम्हारी मुरीद वो लड़की तुमसे आखिरी मुलाकात की ख्वाहिशमंद हो उठे। ओह, उसने बहुत पति की बात कही थी, ऐसी बात कही थी जो मुझे सोचनी चाहिए थी। कोई उस घड़ी एकाएक वहाँ पहुँचता और बेसमेंट का सारा भारी सामान एक कोने में जमा देखता तो असल बात भले ही ना समझ पाता, हमारी नीयत पर कोई फौरी शक ज़रूर करता। इस संदर्भ में मैं एक सावधानी बरत सकता था जो कि मैंने बरती। मैंने सीढ़ियों के दरवाजे को अपनी तरफ से कुंडी और चटकनी लगा दी। अब कोई एकाएक हमारे सिरे पर नहीं पहुंच सकता था। अब दरवाज़ा तोड़कर ही ऐसा किया जा सकता था। दरवाजे पर पहली चोट पड़ती मैं पलीते को आग लगा सकता था। यूँ हेरोइन और उसके लाने गई टीम बच जाती, लेकिन हमारी रिहाई का सामान पीछे फिर भी हो सकता था। मैं वैशाली के पास वापस लौटा। अब इंतज़ार की घड़ियाँ शुरू हुई। मेरे कान बाहर से आती छोटी से छोटी आवाज़ को पकड़ने के लिए खड़े थे। तुमने कागज़ पर क्या नाम लिखा था? मैंने बताया। सूझा कैसे? तुक्का मारा। तुक्का? वैसे नाम सुझाने वाली भी कई बातें थीं। मसलन क्या? एक तो जयपुरिया का ही कहना था कि पीपर टॉप बॉस नहीं था। दूसरे, हर काम के लिए उसका खुद भागा फिरना भी यही जाहिर करता था। तो इससे तुमको सूझा कि वो टॉप बॉस नहीं था? और ये कैसे सूझा कि टॉप बॉस वो शख्स था जिसने तुम्हें ऊपर सलीम खान के नाम से पुकारा था? किसी ने तो होना ही था। वो एक ऐसा रहस्यमय किरदार था जिसकी हाजिरी बराबर लगी हुई थी, लेकिन वो तस्वीर में कहीं फिट होता दिखाई नहीं देता था। दूसरा, मुझे उसके विदेशी होने पर शक था। तीसरे, इस बात की तरफ पुलिस का भी और गुरबख्शलाल के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट कुशवाहा का भी साफ इशारा था कि अंडरवर्ल्ड बिरादरी का ही कोई मेंबर लोकल नारकोटिक्स ट्रेड पर काबिज होने की कोशिश कर रहा था। चौथे, वो कथित बादशाह मुझे जब भी मिला या तो नीम अंधेरे में मिला या कह कर भी ना मिला। जैसे वो हमेशा मुझे लैला उर्फ रोशनी के हवाले करता रहा, उससे भी मुझे शक हुआ कि वो दोनों बाप बेटी नहीं थे। फिर अब्बा में पीपट की मौजूदगी ने भी मेरा काफ़ी मार्ग निर्देशन किया। वो कैसे? देखो, उसे वहाँ मौजूद पाकर मैं समझा था कि वो मेरी वजह से वहाँ था, लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लैला की वजह से वहाँ था। वहाँ जब मैं लैला के साथ डांस कर रहा था तो वो हमें देख देख कर अंगारों पर लौट रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला धधक रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो लैला से वाकिफ़ था। अब जब वो लैला से वाकिफ़ था तो उसके कथित बाप से नावाकिफ़ कैसे हो सकता था? ऊपर से पांडे हॉलीडे इन से उसके पीछे लगा था।
उसका हॉलिडे इन में क्या काम? वो पार्क होटल में ठहरा हुआ था, लिहाजा ज़रूर वो वहाँ बादशाह उर्फ सलीम खान का हुक्का भरने गया था। दूर की कौड़ी थी है ये तो। वो तो है ही, तभी तो मैंने बोला कि तुक्का मारा था। ब्लफ खेलने में काफ़ी उस्ताद हो। पीडी को होना पड़ता है, ब्लफ खेले बिना पीडी का काम नहीं चलता। और ब्लफ ना चले तो बेड़ा गर्क। जैसे अभी ऊपर होता, कागज़ पर मेरा लिखा नाम गलत होता तो पीपट ज़रूर वहीं गोली मार देता। ओह, हर जानकारी प्लेट में सजी हुई तो पेश नहीं होती ना पीडी को, कुछ बातें यूँ भी जानी जाती हैं। वैसे बड़े खतरनाक प्रोफेशन में हो मिस्टर सुधीर कोहली। वो तो है, लेकिन जैसा इस वक्त हो रहा है वैसा मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। आज जान बख्शी हो गई ना, तो आइंदा मेरी पूरी कोशिश होगी कि ऐसे क्रॉस फायर में मैं दोबारा कभी ना फंसूं। उम्मीद है जान बख्शी की तुम्हें? बराबर है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और मैं खामोश हो गया। मेरे पहले से खड़े कान और खड़े हो गए। बाहर से ट्रक के भारी इंजन की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ लगातार करीब होती जा रही थी। मैंने उसका कंधा थपथपा कर उसे आश्वासन दिया और उठकर भट्टी वाले कमरे में पहुंचा। मैंने भट्टी पर चढ़कर सावधानी से रोशनदान से बाहर झाँका। मैंने देखा कि ड्राइववे में एक ट्रक आन खड़ा हुआ था। मेरे सामने उसका इंजन शांत हुआ और पोर्टिको की एक लाइट जली। फिर बंगले से निकलते कुछ कदमों की आहट हुई और नोरा समेत ट्रक में से कई जने बाहर निकले। शाफ्ट वहाँ पहुँच चुका था। वहीं था। मुझे सलीम खान की आवाज़ सुनाई दी, अलबत्ता वो मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ, नोरा बोला। स्क्रैप के नीचे बड़ी उस्तादी से छुपाया हुआ था। वो उस्तादी अभी भी जारी हो सकती है। जी, उस कमीने ने हीरोइन निकाल कर कहीं और छुपा दी हो सकती है। ओह, शाफ्ट को भीतर लाओ, चेक करना होगा। कई लोगों ने मिलकर शाफ्ट को ट्रक से उतारा और फिर उसे भीतर लेकर चले गए। फिर एक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और पोर्टिको में अंधेरा छा गया। मैं भट्टी पर से उतरा। मैं कमरे से बाहर निकला और अपने पलीते को एक बार फिर चेक किया कि वो अपनी जगह से हिला नहीं था। वो तब भी मिट्टी के तेल से भीगा हुआ था। फिर मैंने भट्टी वाले कमरे का दरवाज़ा मजबूती से बाहर से बंद कर दिया। ऊपर कहीं से हथौड़ा चलने की आवाज़ आ रही थी। ज़रूर वो शाफ्ट को पूरा का पूरा ही खोल देने की फिराक में थे। तैयार? मैं बोला। वैशाली ने सहमति में सर हिलाया। मैंने लाइटर निकालकर पलीते के सिरे को आग लगाई और फर्नीचर के ढेर के पीछे वैशाली के पहलू में जा दुबका। पलीते ने आग पकड़ ली, जो कि रस्सी के जरिए तेजी से भट्टी वाले कमरे की ओर बढ़ने लगी। वैशाली ने आंखें बंद कर ली और होठों में बुदबुदाती हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। मेरे लिए भी दुआ करना, मैं बोला। उसने उत्तर नहीं दिया। आँख की लपट बंद दरवाजे को पार कर गई और दिखाई देनी बंद हो गई। मैंने वैशाली का सर पकड़कर जबरन उसकी गोद में धकेल दिया और खुद भी कानों पर हाथ रख के अपना सर अपने घुटनों के बीच दबा लिया। 1 सेकंड में 1000 मौत मरता मैं प्रतीक्षा करने लगा। एक गगन भेदी धमाका हुआ। मैंने सर उठाया। मैं सर उठा सकता था। यही इस बात का सबूत था कि मैं जिंदा था। मैंने जबरन वैशाली को झंझोड़ा। वो भी सलामत थी। सामने बेसमेंट की छत ढह गई थी और उधर की दीवार गायब थी। 2 बातों ने हमारी रक्षा की थी। एक तो इस बात ने कि हमारे वाले कोने की छत ढहने से रह गई थी, वरना हम वहीं अपनी पनाहगाह में ही जिंदा दफन हो जाते। और दूसरी फर्नीचर की ओट ने, ख़ास तौर से भारी बिलियर्ड टेबल ने बहुत मार्के का काम किया था। बेशुमार ईंट पत्थर उससे आकर टकराए थे, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली थी। अब वातावरण में कसैला धुआं फैला हुआ था, जिसमें सांसें लेना दूभर हो रहा था और वो गहराता जा रहा था। मैंने उसे बाँह पकड़कर फर्नीचर के पीछे से निकाला और फिर हम खांसते कराहते सामने की तरफ बढ़े। ढेरों मलबे को पार करके हम बाहर खुले में पहुंच गए तो हमारी जान में जान आई। तभी एक और गगनभेदी धमाका हुआ और वो बंगला रहा सहा भी ढेर हो गया। हम बाल बाल बचे थे। हमारे देखते देखते ढहकर खंडर बन चुका बंगला मुकम्मल तौर से शोलों के हवाले हो गया। बंगला भीतर मौजूद तमाम लोगों की सामूहिक चिता बन गया। 1 वे स्ट्रीट के झंडार बरदारों का, उनके प्राइवेट और प्राइड पोजीशन हीरोइन के समेत समूल नाश हो गया था। उनका भी और उनके प्रतिद्वंदियों का भी।
पांडे के हत्यारे उस नल के मौत के हवाले हो गए। आपके खादिम ने मन ही मन में चैन पाया और तभी वातावरण में पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजी। बाकी की सारी रात और अगला आधा दिन पुलिस हेडक्वार्टर में बीता। डीसीपी के रैंक तक के जिन पुलिस के अधिकारियों ने हमारी जवाब तलबी की, उनमें इंस्पेक्टर सबसे जूनियर था। पहले दौर में किसी को मेरी कहानी पर विश्वास नहीं आया। मुझे अपनी कहानी कई बार दोहरानी पड़ी। उस दौरान कई बार मुझे लॉकअप में बंद किया गया, कई बार निकाला गया। पुलिस अधिकारी मुझसे सबसे ज़्यादा खफा इस बात पर थे कि मैंने न सिर्फ हीरोइन की खेप को हाईजैक किया, बल्कि उसे पुलिस को सौंपने की जगह अपने कब्जे में रखा, जो कि मेरा गंभीर अपराध था। भोर भये तक पता चला कि जयपुरी और दासानी की लाशें जमुना में से निकाली जा चुकी थी और दोनों की हालत से साफ जाहिर होता था कि मौत से पहले उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। प्रिया सिब्बल की लाश पहले ही बरामद हो चुकी थी, लेकिन उसकी शिनाख्त करने वाला कोई नहीं था। लाश मुझे दिखाई गई तो मैंने उसकी शिनाख्त की। ये पहले ही स्थापित हो चुका था कि वो भी टॉर्चर से मरी थी। शुक्र था कि दिनेश वालिया की आत्महत्या पुलिस को पहले ही हजम नहीं हो रही थी। ऊपर से बाद में मेरी दरख्वास्त पर बिपाशा की तलाश और उससे पूछताछ करने पर पता चला कि पीटर और नोरा जब वालिया के स्टूडियो में पहुंचे थे तब बिपाशा वहां मौजूद थी। उसने ऐसी बारीकी से उन दोनों का हुलिया बयान किया कि पुलिस को ये कबूल करने पर मजबूर होना पड़ा कि अपनी मौत से पहले वालिया उन दोनों के कब्जे में था। लिहाजा उसकी आत्महत्या की कहानी झूठी हो सकती थी और मेरी तसल्ली के लिए, मेरी शर्त पूरी करने के लिए गढ़ी गई हो सकती थी। उन तमाम बातों ने मेरी कहानी को काफ़ी बल दिया और मेरे हक में काफ़ी काम किया, लेकिन मेरी असल जान वैशाली के बयान ने बचाई, जो कि पीछे बंगले में जो बीती थी उसकी चश्मदीद गवाह थी। इंस्पेक्टर यादव ने मेरे पर दो मेहरबानियाँ की। एक तो उसने आनन फानन बोनो को खोज निकाला, जिसके लिए कि उसने ऐन सही जगह से शुरुआत की, मगर उन सब का बॉस जामा मस्जिद के इलाके का नामचीन दादा था और इसी इलाके में रहता भी था, तो उसके दाएं बाएं वालों को भी वहीं कहीं होना चाहिए था। लिहाजा बोनो बड़ी आसानी से यादव के हाथ में आ गया, जिसके बारे में पता लगा कि वो बन्ने नाम का इलाके का एक मामूली बदमाश था। इत्तेफाक से खुदा ने जिसे अच्छी सूरत शक्ल बख्शी थी। उसने इस बात की तस्दीक की कि लैला असल में रोशनी नाम की भूतपूर्व कैबरे डांसर थी और हॉलीडे इन में ठहरा बादशाह अब्दुल रहीम अल रशीदी असल में सलीम खान ही था। मेरे हक में दूसरा काम यादव ने ये किया कि उसने उस टैक्सी ड्राइवर को खोज निकाला जिसकी टैक्सी पर सवार होकर हम लोग अब्बा से हयात के लिए रवाना हुए थे। उस टैक्सी ड्राइवर ने इस बात की तस्दीक तो की ही थी कि मेरा और वैशाली का पिछली रात जबरन अगवा किया गया था, बल्कि अपनी 4 सवारियों में से एक की सूरत में बन्ने को भी साफ पहचाना था। हमारे अपहर्ता बंगले के बाहर के फाटक की झाड़ियों में तब भी बेहोश पड़े पाए गए थे, जबकि आगजनी के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस ने उन्हें और उनके हथियारों को, उन्हीं के पास मौजूद मेरी रिवॉल्वर को भी अपने कब्जे में कर लिया था। थोड़ी हील हुज्जत के बाद उन सब ने कबूल किया कि वो सब जयपुरिया के आदमी थे और उन्होंने जो कुछ किया था जयपुरिया के आदेश पर किया था। पुलिस ने दासानी की गाज़ियाबाद स्थित पेपर मिल पर रेड की तो ड्राइव शाफ्ट बिगड़ा होने की कहानी झूठी साबित हुई। पेपर मिल की मशीनरी में ड्राइव शाफ्ट अपनी जगह पर मौजूद था, यानी कि जो ड्राइव शाफ्ट बिगड़ा हुआ बताकर मुंबई अल्सार किया गया था वो एक्स्ट्रा था, जिसे कि मरम्मत का बहाना बनाकर भेजा और वापस मंगाया गया था। वहाँ से पुलिस को ऐसे भी सबूत मिले कि वो पेपर मिल असल में यूपी में हेरोइन के व्यापार के लिए ओट का काम करती थी। पेपर मिल जैसा ही छापा जयपुरिया की कोठी पर और ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम पर भी पड़ा। दोनों जगह से हेरोइन या कोई दूसरी गैरकानूनी आइटम तो ना बराबर बरामद हुए, अलबत्ता ढेरों ब्लैक मनी पुलिस के हत्थे चढ़ी, जो कि उन दोनों जगहों पर छुपा कर रखी गई थी। पुलिस अपनी ढिठाई को बरकरार रखती, मानती या ना मानती, लेकिन असल में वो बातें भी मेरे हक में जाती थी। आखिरकार दोपहर बाद 2 बजे के करीब गंभीर से गंभीर वार्निंग के साथ आपके खादिम की और वैशाली की पुलिस हेडक्वार्टर से वापसी हुई। बाद में रजनी ने इस बात के लिए मेरी बहुत तारीफ़ की कि मैंने संकट की घड़ी में अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ उसकी कज़न की जान को माना था। न सिर्फ तारीफ़ की बल्कि बार बार मेरी शुक्रगुजार हुई, लेकिन हुई अपने पुत्री पाठशाला से सीखे दकियानुसी तरीके से ही। वो नहीं जानती थी
ऐसे मौक़ों पर एम्प्लॉय की गोद में बैठकर उसे हाई वोल्टेज पप्पी देकर शुक्रगुजार हुआ जाता था। कमबख्त को एक तो कुछ आता नहीं था, ऊपर से कुछ सीखना भी नहीं चाहती थी। पैसे के जैसे बड़े बड़े प्रलोभन मुझे उस केस में मिले थे, वैसे मुझे पहले कभी नहीं मिले थे। ऐसा नहीं हुआ था। आपका खादिम इससे पहले मलिका के ताज वाले केस में भी 62.5 लाख रुपए की रकम से पीठ फेल कर दिखा चुका था। कमला ओबराय जैसी चिकनी औरत को और उसके हतप्राण पति से विरसे में मिली उसकी दौलत को नकार चुका था, और भी बहुत साले। लेकिन प्रलोभनों ने मुझे विचलित नहीं किया हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार भी इसलिए हुआ था कि मरहूम पांडे की याद में मेरी कमिटमेंट थी कि मैं उसके मौत का बदला लेकर रहूँगा। बहरहाल बतौर इजी मनी 20,000 रुपये मेरे हाथ फिर भी लगे थे, जो कि मुझे बादशाह की तरफ से लैला ने दिए थे, जिसके लिए कि मुझे कुछ करना धरना नहीं पड़ा था। जो 10,000 रुपये बतौर एडवांस फीस मुझे प्रिया से मिले थे, वो तो मैंने पूरी तरह से सिर धड़ की बाजी लगाकर कमाए थे। बहरहाल उस केस की कोई यादगार बात थी तो ये थी कि हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम वक्ती तौर पर तो लोकल नारकोटिक्स ट्रेड की कमर टूट ही गई थी। वक्ती तौर पर तो वन वे स्ट्रीट पर नो एंट्री का साइन बोर्ड लग ही गया था, और योर्स ट्रूली निश्चित मौत का निवाला बनने से बाल बाल बचा था।